हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ओम प्रकाश आपके साथ। और आज हम एनसीईआरटी के 9th क्लास के सिविक्स की बुक के चैप्टर फर्स्ट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली in this chapter we are discussing about we will discussing about what is democracy and what are its feature, and you also know about how many countries in the world have democratic government or non democratic government। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो फर्स्टली आपको डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज इस चैप्टर के द्वारा आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से है वो पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाट आर इट्स फीचर। इन दिस चैप्टर और दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट दोज टॉपिक्स। एंड फर्स्टली स्टार्ट विद डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? एज यू नो, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच peoples or representative are elected by the people। यानी इसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो लीडर्स होते हैं या जो लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल बाय द डायरेक्ट वोट, या सीधे प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनका क्या है इलेक्शन होता है। और कुछ ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होती है, वर्ल्ड वाइड है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट also find like Myanmar have also non-democratic government, they have military rule। उनके पास है वो military rule है और they are controlled by military corps। ओके, डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा आपको। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एक ऐसी सरकार जिसमें रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जितने भी लीडर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें एक तरह का सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंडर में जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो लीडर्स हैं लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट आर वर्किंग इन ए बेसिक रूल। वो क्या है, जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है हर एक कंट्री का, उस हिसाब से क्या कंट्री को रन करते हैं। और डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप का नाम आते हैं आपके मन में भी ये आया होगा हिटलर, लाइक किम जोंग जो अभी करंटली आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया है, वहाँ का डिक्टेटर है। डिक्टेटर मीन्स ऑल पावर्स ऑफ ए कंट्री, यानी किसी देश की सभी शक्तियाँ आर अंडर ए पर्टिकुलर पर्सन और ए इंडिविजुअल फैमिली और ए इंडिविजुअल पर्सन। यानी पूरे देश की जो जितनी भी शासन होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और कंट्रोल बाय वन पर्सन, वो सभी के सभी एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, उसके द्वारा आप इसको इजीली समझ सकते हैं। फर्स्टली जैसे हिटलर का आपने सुना होगा 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उसके बाद हिटलर का ओरिजिन हुआ था और धीरे धीरे उसने क्या पावर्स पे कंट्रोल करके जर्मन का चांसलर तक बन गया था। और जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद उसने पूरे कंट्री पे क्या है अकेले ने रूल चलाना शुरू कर दिया था। दैट इज़ वाई ही बिकम ए डिक्टेटर। वो एक डिक्टेटर है, वो तानाशाह है, वो बन गया था और जितने भी रूल रेगुलेशंस थे उसने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। वो जो उसकी कंट्री को रन करते थे जितने भी रूल्स थे वो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का रीज़न भी डिक्टेटरशिप या हिटलर ही था। सेकेंड एग्जाम्पल आज के टाइम में जो आपने करंटली देखा होगा किम जोंग का, नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है। आपने बहुत सारी न्यूज़ में ये चलता हुआ पाया होगा कि वहाँ के रूल रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे क्या किम जोंग कंट्रोल करता है, चाहे लोगों का पहनावा हो, ड्रेसिंग सेंस हो, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हो, और कंट्रोल बाय ए वन पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। देश किस तरह से चलेगा वो क्या एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको डिसाइड करता है। ये एग्जांपल याद रखेंगे आप। फिर आता है मोनार्ची। इसमें जो गवर्नमेंट होती है या जो किसी नेशन को, पर्टिकुलर नेशन को
रूल करते हैं वो रूल है एक वन फैमिली, रॉयल फैमिली है, उसको रूल करती है या उसको रन करती है पूरे कंट्री को, और वही उस पर क्या है राज करती है। और जो लीडर्स होते हैं, जैसे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, इंडिया का एग्जांपल बात कर लें, इंडिया की बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, उसमें आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है या जो सीएम है, हमारे स्टेट्स के भी आप देख सकते हो या अदर स्टेट्स के भी, वो क्या डिक्टेटर बेस पे नहीं है, मतलब कि एक व्यक्ति बन गया, फिर उसका है उसका सन, फिर उसका उसका जो पोता है, फिर उस तरह से क्या है उसके मतलब फैमिली में जो आप समझ सकते हो कि हायरार्की में, हेरिडिटी में क्या वंश के अनुसार उनके मतलब कि चलता रहता है, सीक्वेंस में चलता रहता है और वही रूल करते हैं कंट्री में। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कोई भी स्टेट में देखेंगे तो उसका 5 या 10 साल में क्या है, मैक्सिमम 15 साल में क्या उनका जो सीएम है या पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही एक जो करेक्टरिस्टिक्स होती है डेमोक्रेटिक कंट्री की होती है। और अदर देन मोनार्ची में क्या होता है, एक ही फैमिली के जो हायरार्की में क्या है उसका बाप बेटा और पोता, इस तरह से क्या है उनकी हायरार्की में दे आर रूल, और एक कंट्री किसी देश पर क्या है वो राज करते हैं। एग्जाम्पल इसमें सऊदी अरेबिया का, वहाँ क्या है ये रॉयल फैमिली है, वही क्या करती है उस पूरे कंट्री को, सऊदी अरेबिया को कंट्रोल करती है, जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनके अंडर में जाते हैं। हाँ, चुनाव है, इलेक्शंस है, वो अब होने लगे वहाँ पर, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस भी हैं कई कंट्रीज में। म्यांमार का भी एग्जांपल है, हम ले सकते हैं, उसमें भी थोड़ी अभी कुछ जैसे वर्ल्ड वाइड जब प्रेशर बनता है तो बहुत सारी कंट्री अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, उसके कई रीजंस भी हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये डिस्कस कर रहे हैं, आप तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में होता है जो कंट्री का रूल रन बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। मोनार्ची कंट्री का जो रूल रेगुलेशन होता है रन बाय ए रॉयल फैमिली और हायरार्की सिस्टम। ठीक है, जैसे आपने पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे लाइक देम, तो उन्हीं की तरह चलता रहता है, जैसे कि उनका बेटा बना, फिर उनके जैसे फैमिली में कोई हो गया इधर, वो सभी क्या रोल करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर इट्स फीचर्स। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता चल गई आपको, इसके फीचर्स के, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इतना आप एक बार ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें 4 पॉइंट्स है वो आप याद रखेंगे। अभी मेरे बोर्ड पे 2 आपको दिख रहे हैं, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स। डेमोक्रेसी के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट आता है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी किसी कंट्री में एक उसकी जो विशेषता होती है किसी भी डेमोक्रेटिक की कंट्री की, उसमें फर्स्टली आता है कि जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, कोई भी डिसीजंस हो, वो क्या होता है इलेक्टेड लीडर के द्वारा ही लिए जाते हैं। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आएगा एंड ही सेज दिस रूल अप्लाई फॉर एवरीवन, ये हर एक रूल है वो हर किसी पे लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो रूल बनते हैं, लॉज बनते हैं, वो क्या होता है एक सिस्टमेटिक वे से पार्लियामेंट में बनते हैं, और क्या है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही बनते हैं। तो इसका अपोजिट में एग्जांपल आपकी बुक में पाकिस्तान का दिया हुआ है। पाकिस्तान में उसमें जैसे लिखा हुआ है कि परवेज मुशर्रफ है 1999 में, परवेज मुशर्रफ है 1999 में, वहाँ का आर्मी जो मिलिट्री कोर्प्स है, जो सेना है, उसका क्या बना, जनरल बना। और उसने क्या किया, स्लोली धीरे धीरे क्या किया, ही कंट्रोल ओवर पाकिस्तान कंट्री, उसने पूरे पाकिस्तान कंट्री पे कंट्रोल करना बाय द हेल्प ऑफ मिलिट्री, सेना की सहायता से। अब किया कैसे उसने क्या किया, सबसे पहले जब 2002 में या 2000 के लगभग जब इलेक्शन हुए थे
तो उसने इलेक्शन के दौरान क्या किया, कुछ अपनी पार्टी में जो उसकी पार्टी थी उसने लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए क्या किया, एक ऐसा सिस्टमेटिक वे से क्या किया, सिर्फ लोगों को ये लगे कि जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो हो रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है, वो इलेक्शन नहीं, सारे जितने भी होते थे, मान लीजिए वहाँ इलेक्शन हुए तो उसमें इलेक्शन को उसने कहा रेफरेंडम कहा, ठीक है। रेफरेंडम क्या होता है, एक तरह का सुधार होता है, घोषणा होती है, जिसमें उसने ये कहा कि लोगों को इस तरह से रूल किया जाएगा, इस तरह से कंट्री को रन किया जाएगा। तो उसने कुछ चीज़ को लागू किया जो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बिकॉज उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटाकर, ठीक है, उसको क्या किया, उसने हटा दिया वहाँ से और वहाँ पर मिलिट्री रूल को लागू करके खुद को क्या किया, वहाँ का जो राजा है, रूलर है, मैन जो हेड है, वो अपॉइंट कर लिया। इसका बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मीडिया थी और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने उसका क्रिटिसाइज किया। फिर भी क्या है, उन लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो उसने क्या किया, इलेक्शन करवाए। पर इलेक्शन में क्या किया, उसने चीट्स का प्रयोग किया बहुत ज़्यादा, और चीट्स का यूज करके क्या है, वो इलेक्शन करवाता रहा, ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं इलेक्टेड लीडर के द्वारा, जितने भी इलेक्शन अगर होता है, इलेक्टेड लीडर अगर चुनाव हुआ तो उस पर क्या होता है, प्रेशर होता है कि वो जो जनता है, पीपल्स है, उनके लिए कुछ वर्क करे। पर अगर ऐसा वो न करे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट है उसको क्या है, लोग है हटा देंगे, या रूलर है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यही उनके साथ हुआ था। आगे थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको। आगे इसमें दिया हुआ जैसे 2002 में उसने रेफरेंडम लेके आया और खुद को वहाँ का मैन हेड है, प्रेसिडेंट है, वो घोषित कर लिया था। और एक और आपको स्टोरी बताता हूँ कि 2002 में जो 1999 में जो करगिल अटैक हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आपने सुना भी होगा, उसमें मैन रोल है वो इन्हीं का था, परवेज मुशर्रफ का, जनरल परवेज मुशर्रफ का, क्योंकि मिलिट्री को हेड है यही कर रहे थे। बाद में जैसे युद्ध हुआ, युद्ध के बाद इनकी हार हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तानी जनता है उसके ये मैन हीरो बन गए और इन्होंने इसका फ़ायदा उठा करके वहाँ पर अपने आप को प्रेसिडेंट है वो घोषित कर लिया। और इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ, तो उसने एक काउंसिल बना के वहाँ पर इलेक्शन भी करवाए। और इलेक्शन करवाने के बाद जो मेंबर्स थे वहाँ के, इलेक्शन हो गए थे वहाँ 2002 में। 2002 में इलेक्शन है वहाँ पर हो गए थे, रेफरेंडम करके 2002 में रेफरेंडम करके उसने इलेक्शन है वो हेल्ड करवाए, चुनाव है वो वहाँ पर हुए। और चुनाव होने के बाद क्या हुआ, जितने भी जो इलेक्टेड लीडर्स थे, इलेक्टेड जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स, मान लीजिए कोई लॉ है या कोई ऑर्डर है, कोई डिसीजंस है, वो पास कर देते थे। मतलब कोई भी डिसीजन अगर वो पास कर देते तो उसका जो लास्ट जो डिसीजन है, मतलब कि उन्होंने उन मेंबर्स ने, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको बना दिया था। पर फाइनल जो परमिशन होती थी वो किसकी लेनी पड़ती थी, परवेज मुशर्रफ की। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजंस जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कर रहे थे, पर जो एक्चुअल में उसके ऊपर कंट्रोल किसका था, परवेज मुशर्रफ का। तो हमारा पॉइंट ये निकल के आता है कि जितने भी मेजर डिसीजंस है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, वो फ्री होने चाहिए, ठीक है, कि उसके ऊपर सभी की सहमति जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पार्टिकुलर पर्सन ही उसके ऊपर कंट्रोल करे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट करते हैं, उसमें एक डेफिनेशन है, वो भी आप अच्छे से जो दी हुई है उसको राइट डाउन करें, नोट डाउन करें, उसको याद करें, एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी जो मेन फीचर्स हैं, ये आपका लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन है, कई बार वो पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रियल विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें यानी जितनी भी
जो वर्क किया जाता है या जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो फाइनल जो पावर्स होती हैं, उसमें जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो वर्क किया जाता है कोई भी कानून के ऊपर, उसके ऊपर क्या इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि असेंबली ने या जो पार्लियामेंट है उसने कानून पास कर दिया, जैसे एजुकेशन का ही कर दिया, कोई एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, वो देनी है, एक लॉ पास कर दिया, तो उसके ऊपर मान लीजिए सभी की सहमति होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, और वो कहते हैं यस इट इज़ बेटर फॉर आवर कंट्री, और इसको क्या है लॉ को पास कर देना चाहिए। तो सबकी सहमति होने पर ही कि उसको पास किया जाता है। तो इसका मतलब जो लॉ बनता है, कानून बनता है, वो सभी के लिए क्या होता है बराबर होता है, और उस पर वो इलेक्टेड लीडर होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं। और एक किसी पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे मैंने बताया अभी जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर फोर्सफुली अगर उसको लागू किया जाता है तो वो क्या है गलत है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। उसकी जो सेकंड है विशेषता फीचर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशंस। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मीनिंग ये है कि किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक होना एक अलग बात है, और वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना एक अलग बात है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइना का लिखा हुआ है, चाइना में, और मैक्सिको का एग्जांपल लिखा, तो फर्स्टली हम चाइना के बारे में समझेंगे। चाइना में क्या सिस्टम था, तो चाइना में मेनली कम्युनिस्ट पार्टी है, वो रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और वहाँ पर जो उनकी नेशनल कांग्रेस है वो क्या है वहाँ पर रूल करती है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या करती है पूरे कंट्री ऑल ओवर है, उसके 3000 है, 3000 के लगभग है जो मेंबर्स है, वो क्या चुन कर आते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर है वो चुन कर आते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर चुनकर तो आते हैं इलेक्टेड लीडर्स, पर जो लीडर जो चुन के आते हैं वहाँ से पूरे चाइना से 3000 जो मैंने बताया आपको 3000 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनको क्या होता है उनके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई होती है, जैसे कि उनको जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो मेंबरशिप है वो लेनी ज़रूरी है। अगर उनकी मेंबरशिप नहीं होगी तो क्या वो चुनाव में क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम है? नहीं है। ठीक है, यही उसमें दिया हुआ है कि उसमें फ्री एंड फेयर है वो इलेक्टोरल सिस्टम है होना चाहिए। दूसरा है मैक्सिको का दिया हुआ है, मैक्सिको है 1930 से लेकर जो 2000 तक, 1930 से लेकर 2000 तक क्या है एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की PRI थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, उसके द्वारा रूल कर रहे थे। ठीक है, और जो 1930 से लेकर 2000 तक रूल कर रहे थे उनका भी यही सिस्टम था, उन्होंने इतने सालों तक राज किया। तो वो क्या करते थे, उसमें कई पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे जब इलेक्शन विन करते थे जो जीतने के लिए दे यूज वे डर्टी ट्रिक्स, वो बहुत डर्टी ट्रिक्स है वो अपनाते थे चुनाव में। और जो इलेक्शंस में ड्यूटीज़ होती हैं उसमें क्या है वो चीटिंग करते थे। और दूसरा जो बूथ कैप्चरिंग होता है, या जैसे एट ए टाइम जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, या जैसे आप अपने एग्जांपल समझिए अपने गांव में, या आपका जो बूथ है स्कूल में जैसे इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता था एट ए टाइम बूथ है वो चेंज कर दिए जाते थे। मान लीजिए हम आदमपुर की बात करते हैं, मंडी आदमपुर की, जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, मान लीजिए कि जो शिव कॉलोनी है उनके जो वोटर्स हैं उनके जो इलेक्शन है उनको कहाँ डालना है, मंडी आदमपुर के गवर्नमेंट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बॉयज़ है वहाँ वोट डालने हैं। तो उस तरह से क्या करते थे एट ए टाइम उनका बूथ चेंज करके कर दिया, मान लीजिए कोहली गांव में कर दिया, ठीक है, या उनका सदलपुर में कर दिया, बूथ चेंज कर दिया कि आपके वोट वहाँ डालने जाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या वो वोट है इजीली डाल सकेगा वोटर? नहीं डाल सकेगा। यही क्या हुआ मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको में वहाँ की पार्टी ने क्या किया, वो एट ए टाइम में वो बूथ चेंज कर देती थी। और क्या होता था जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनको भी जो PRI पार्टी है उनको फोर्स करती थी कि आप हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है हमारी पार्टी के साथ जोड़ें, हमें वोट देने के लिए कहें। ठीक है, या जैसे एक और एग्जांपल लिखा उसमें कि जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनको कहा गया था कि वो जाकर बच्चों को कहे कि वो PRI पार्टी के लिए क्या है वोट डालें। बट एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो
डेमोक्रेटिक तो है, जैसे यहाँ चुनाव तो होते हैं मैक्सिको में, पर वहाँ पर क्या है, डर्टी ट्रिक्स है वो यूज की जाती है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो नहीं होते हैं। तो वहाँ पर हमारे आपने देखा होगा, कोई भी टीचर है, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा 8th में या 7th में, या जैसे बड़ी क्लासेस में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो आप कि किसी भी टीचर्स ने, गवर्नमेंट के टीचर ने ये नहीं कहा होगा कि आप इस पार्टी को वोट दें। कभी भी क्लास में ऐसी डिस्कशन है वो नहीं होती है, बिकॉज हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम में उन्होंने डर्टी ट्रिक्स है उनका यूज किया, और कई बार बूथ कैप्चरिंग भी होती है और वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक और आपको दिखा देता हूँ, 2 चीज़ें हैं, आप इसको याद रखेंगे। इमेज दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से डर्टी ट्रिक्स है वो यूज की जाती है। जैसे आपको ये इमेज दिख रही होगी, मे बी ये इमेज आपको दिख रही होगी कि ये है जिसमें वोट डाले जाते हैं। आजकल तो ईवीएम है वो हमारे यहाँ आ गई थी, इससे पहले ईवीएम नहीं होती थी। तो क्या होता था, बॉक्स होता था, और बॉक्स में क्या जैसे चुनाव चिन्ह होते थे मेंबर्स के, उसके ऊपर क्या मोहर लगती थी, और उसको क्या इस तरह से क्या उसके अंदर पर्ची को डाला जाता था। तो ये इमेज देखकर आप समझ पा रहे होंगे, शायद में भी आपको दिखाई दे रहा होगा इजिली, कि एक सैनिक है वो खड़ा है, और ये लैटिन अमेरिका की इमेज है जिसको कार्टून के द्वारा दिखाया गया है। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल सही अप्लाई होती थी, कि पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता था। जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि बंदूक की नोक पर लोगों से वोट डलवाना, तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या हम उसको कह सकते हैं कि जो वोट डाले गए हैं वो क्या ये अच्छे तरीके से डाले गए हैं? क्या लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाले? नहीं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक वे सिर्फ क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए है, पर एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर जो मिलिट्री है, मिलिट्री का फोर्सफुली क्या लोगों को कहकर क्या वोट है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए डलवाए गए हैं। या जो एग्जाम्पल मैंने बताया इस तरह से हुआ है। और यही चाइना में है कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पर उसकी सदस्यता है, मेंबरशिप वो लेनी पड़ती है, या उसकी न सदस्य ले तो उनके जो अलाइड्स ग्रुप हैं उनकी जो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तभी क्या है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। पर फाइनल डिसीजन फिर भी क्या होता है, लास्ट में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका ही होता है। ठीक है, तो ये इमेज आप याद रखेंगे। एक और इमेज है जो मैंने आपको दिखाई नहीं है कि एक और डेमोक्रेसी का लिखा हो, जैसे ये एग्जांपल है सीरिया का। सीरिया में जो आजकल की सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है, फिर भी ये इमेज दिखाई गई है कार्टून में, जिसमें एक मिलिट्री मैन है, वो डेमोक्रेसी के लिए कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तभी होगा जब वो एक पर्टिकुलर पार्टी की सदस्यता लेंगे। ठीक है, या जैसे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में क्या डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमारे देश को क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो वो कहेंगे कि आप इस पार्टी की, यानी जो वहाँ पर सीरिया की बाथ पार्टी है उसकी आपको सदस्यता है वो लेनी पड़ेगी, तभी क्या है हम फॉर्म में फिल करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। और एक इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको बनाने के लिए सभी देश है वो दिखावा करते हैं, एक्चुअल में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बहुत कम है। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर एक्चुअल में क्या है वो नहीं है, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं। या तो उन देशों में लगातार 30-40 सालों से एक ही पार्टी रन कर रही है, या एक फैमिली उस पर रूल कर रही है। ठीक है, या मिलिट्री है उसको फोर्सफुली क्या है वहाँ पर लोगों को वोट डलवाने के लिए क्या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए फोर्स कर रही है। या कई देशों ने खुद ने जिम्मा उठा लिया है, खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम पर्टिकुलर कंट्री में क्या है डेमोक्रेटिक बनाएंगे। जैसे अमेरिका ने कोशिश की थी, अफगानिस्तान में है वो डेमोक्रेसी है वो है अप्लाई करने की, या वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करने की, पर वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन भी बनेंगे ताकि जो ह्यूमन राइट्स है वो भी बने, ताकि हर एक कंट्रीज में क्या लोगों को वोटिंग का राइट है। ठीक है, आगे है इसमें थोड़ा सा और नेक्स्ट जो है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें पॉइंट बनता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज currently in power have a free and fair chance of losing। यानी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर के इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी एट ए टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट है वो चल रही है,
और इलेक्शन करवाने का जो जिम्मा होता है उन्हीं का होता है। तो जब वो 5 साल रूल कर रही है तो लास्ट टाइम में ये नहीं होता कि वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जो कर्मचारी हैं, उनका क्या मिसयूज करके क्या अपनी पार्टी को जितवाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होता। मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे उसको कोई भी पार्टी जीते, चाहे बीजेपी दोबारा जीते या जो कांग्रेस जीते, या चाहे आम आदमी पार्टी जीते या बीएसपी जीते या सपा जीते या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी अदर पार्टी हो वो जीते या लाइट ग्रुप जीते, उसमें क्या होता है सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहाँ पर सभी क्या है इजीली है, कोई भी पार्टी है वो विन कर सकती है, कोई भी जीत सकती है, वहाँ पर सिस्टम है, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर नाम का डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज का तीसरा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आपने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है, जिसमें अगर ये भी नहीं है कि जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो चुने हुए होते हैं, सभी को वोटिंग का राइट होता है। हर एक कंट्री का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि इसी एज के पर्टिकुलर पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो वोट डाल सकते हैं और वही क्या है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति है उसको क्या चुन सकते हैं, उसको एक ऑफिशियल पोजीशन पे बैठा सकते हैं। अब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें वोट डाल सकता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में 18 ईयर का है कि जिसकी एज 18 ईयर हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो क्या है वोट है वो डाल सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सकता है। तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कोई भी हो, एक व्यक्ति है उसका एक ही वोट होता है और उसकी इक्वल वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक व्यक्ति उसके 2 वोट होंगे, कोई ज़्यादा अमीर है तो उसकी ज़्यादा वोट होंगे, कोई गरीब है उसका कम वोट होगा, कोई इलिटरेट है तो उसका ज़्यादा वोटिंग होगा, या इलिटरेट है अनपढ़ है उसका नहीं होगा। इस तरह से नहीं है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंट्री बाई कंट्री है उसमें वेरी करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है डिफ्रेंशिएशन है वो पाया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डालेगा, और ये भी होता है। और कंट्री वाइज एक्चुअल में होना क्या चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कि सभी को इक्वल्स वोट है, वोटिंग का राइट है, वो एक स्पेसिफिक एज है वो सबको देना चाहिए। पर एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया, अपने हिसाब से क्या रूल्स है वो सेट कर लिए। तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं वो दिए गए। फर्स्ट है सऊदी अरेबिया का, जहाँ 2015 में वुमेंस 2015 तक वुमेंस को वोटिंग का राइट है वो नहीं था। ठीक है, यानी 2015 के बाद वुमेन्स को वोटिंग का राइट है वो दिया गया। उसके बाद एस्टोनिया का एग्जांपल लिखा हुआ है। एस्टोनिया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो जो रशिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर लगती है, जो रोमेनिया और हंगरी है वहाँ होलैंड के पास एस्टोनिया कंट्री है। वहाँ पर क्या है, जो रशियंस लोग हैं, जो रशियन माइग्रेटेड है, मतलब रशिया से अगर एस्टोनिया में बस गए हैं, उन लोगों को क्या है वोटिंग का जो राइट है वो बहुत मुश्किल से डिफ़िकल्टी होती है उनको वोटिंग का राइट है वो लेने में, उनको प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है वहाँ पर वोटिंग का राइट है वो लेने में। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हो गए एस्टोनिया का, और जो पहला बताया मैंने सऊदी अरेबिया के, वहाँ पर सभी को वुमेंस को 2015 तक वोटिंग का राइट ना। थर्ड था फिजी का। फिजी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, या जो इंडियंस मूल के जो नागरिक है, इंडियन इंडोजीनियस है, भारतीय जो नागरिक मूल के नागरिक है वहाँ जाकर बस गए हैं। तो उनकी जो फिजी कंट्री है वहाँ पर क्या सिचुएशंस है, वहाँ पर ये सिचुएशंस है कि वहाँ जो फिजी इंडोजीनियस लोग हैं, वहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको वोटिंग का राइट है वो इजीली मिल जाता है। और जो इंडियन है, जो यहाँ से माइग्रेटेड होकर बाहर से जाकर फिजी में बस गए हैं, उनको वोटिंग का राइट है वो इतना आसानी से नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिया का पर्टिकुलर पर्सन है और जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा है और वहाँ का नागरिक भी बन गया है, तो वहाँ नागरिक तो बन गया है वो, पर उसको वोटिंग का राइट है वो नहीं मिला है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। वो सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, पर फिजी का एग्जांपल मैंने बताया। फिजी जो कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ है सिचुएटेड है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल है, आप उसके ध्यान रख सकते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबका एक वोट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक कम्युनिटी को, समुदाय को छोड़ दिया जाए, किसी एक कास्ट को छोड़ दिया जाए, कि या किसी एक पर्टिकुलर
जो ग्रुप्स है उनको छोड़ दिया जाए, या कोई लोअर क्लास अपर क्लास है उसको छोड़ दिया जाए। ये नहीं है, सभी को इक्वल वोटिंग का राइट है। एक जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है इसका, उस हिसाब से क्या सभी को वोटिंग का राइट है वो होना चाहिए। अमेरिका इतना डेवलप, एक और है उसमें लिखा नहीं हुआ, फिर भी बता देता हूँ आपको। अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है, फिर भी क्या है वहाँ पर सभी को वोटिंग का राइट है वो नहीं था। और कब तक नहीं था? जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हो उसके बाद तक भी नहीं था। वहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे, जो उनको वोटिंग का राइट है वो नहीं दिया गया था, उनको बाद में वोटिंग का राइट है वो दिया गया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक होना अलग बात है, और उसके जो रूल रेगुलेशन है या जो उसके अंदर जो शामिल होते हैं फीचर्स हैं, वो सभी अलग अलग कंट्रीज में वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है। अगर है भी तो उसमें जो लीडर्स होता है उसमें ये नहीं है कि पावर्स है वो एक लीडर के पास आ जाए, और दूसरा वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ ना करें। ठीक है, इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, ताकि सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या है ईजिली चूज कर सके अपनी पसंद का। ठीक है, तीसरा है कि हर एक व्यक्ति जो कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी ग्रुप्स का हो, कोई सोशल ग्रुप का हो, उसको सबको क्या है एक ही वोट होना चाहिए। हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक वोट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक रिलीजन के लोगों को छोड़ दिया गया, किसी कास्ट के लोगों को छोड़ दिया, किसी क्लास के छोड़ दिया, कोई माइग्रेटेड आया हुआ उनको छोड़ दिया गया। ये नहीं होना चाहिए, सबका क्या इक्वल वोट से वो होना चाहिए। ठीक है, इतने 3 पॉइंट्स है हमने आपसे आज डिस्कस किए हैं, और ये था हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, या आप मेरे से पूछ सकते हैं, या कुछ कमी रह गई हो तो वो भी आप कमेंट में है वो बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।